जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पढ़ने में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 6 हिंदी उपन्यास विधा के तहत राग दरबारी उपन्यास बच जो है वाचन कर रहा है, यानी राग दरबारी उपन्यास का ही वाचन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको सारे जो उपन्यास कराए जा रहे हैं सबका वाचन वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ से जुड़े वो पहले वीडियो से ज़रूर जुड़ें। और पहली बार चैनल पे आए हों तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक जो है पेड क्लास भी चलता है, अगर किसी को गाइडेंस के लिए हमसे जुड़ना है तो वो लगातार जो है जुड़ के अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे सकता है। बार बार जिसका नेट रुक रहा है या कोई भी और भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो संपर्क कर सकते हैं, मैसेज ही करेंगे इस पे। यहाँ पे देखिए जो 30वां अध्याय है, आपने देखा किस तरीके से शनिचर का काफ़ी प्रभाव बढ़ चुका है ना? जब से वो जो है एक तरीके से इस क्षेत्र में वो उभरा है तो काफ़ी उसका प्रभाव दिख रहा है। घर वापस आकर बद्री पहलवान ने देखा कि वैद जी बड़े दुखी हैं। उनका जो बड़े लड़के थे, क्योंकि उनसे बहस हो चुकी थी, उनके दुखी होने की पहचान ये थी कि उनका साफ़ा कुछ ढीला हो जाता था। अब देखिए पहचान भी जान लीजिए, उनका साफ़ा कुछ ढीला हो जाता था। मुझे बेतरतीब हो जाती और तीसरे वाक़ये के बाद वे कहने लगते, मैं क्या बताऊँ, जो मन में आवे वही करो। बद्री पहलवान के एक मित्र को पड़ोस के जिले में नाजायज़ तौर से हथियार रखने की जुर्म में सज़ा हो गई थी। हुँ। अब जो है उनके मकान पर एक स्टेन गन, कुछ हैंड ग्रेनेड, एक राइफल और बंदूक पाई गई थी। और ये प्रमाणित हो गया था कि वह मित्र इस शस्त्रागार का मालिक है। मित्र ने मुकदमे में कहा था, ना शस्त्रागार उसका है और न मकान ही उसका है। मकान अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी का था। पर कोर्ट का दिल सुना जाता है। यह सच देखते ही दहल गया और उसको मित्र को जैसे ही मौका मिला 2 साल की कैद सुनाकर जेल भेज दिए। बद्री पहलवान की दिलचस्पी इस सच में नहीं थी, पर उन्होंने मित्र की मातमपुरसी में जाना आवश्यक समझा। मित्र ने इस समय हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी और खुद जमानत पर थे। बद्री को उसने बहुत बार दोहराकर बताया कि हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इस सबसे बहुत रुपया खर्च होगा, जो उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं है। बद्री ने उसका ये अर्थ लगाया कि इस मुकदमेबाजी का खर्च अड़ोस पड़ोस की सड़कों पर सूरज डूबने के बाद निकलने वाले राहगीरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चूँकि वो लूटपाट की घटनाओं को हिकारत की निगाह से देखते थे, इसलिए उन्होंने मित्र को आश्वासन दिया कि रुपए की चिंता मत करो, सब कमी भगवान पूरी करेगा। पर मित्र ने मुस्कुराकर कहा कि जो कुछ है वो भगवान का ही दिया हुआ है। पर ये कहते हुए उसने छप्पर के फूस में ठूसी हुई एक कपड़े की पोटली निकाल ली। पोटली में बहुत से नोट मुड़े हुए थे। उसमें से 2000 रुपए के नोट मित्र ने बद्री के हाथ में इशारा करके रख दिया और कहा कि इन्हें अपने पास रखो। मेरा क्या है, रमता जोगी बहता पानी हूँ मैं। एक पैर यहाँ है, एक पैर जेल में। अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई तो जमानत वहीं पर खत्म हो जाएगी। उस समय इसी रुपए से सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, इंतजाम करना। भगवान ने इस बीच 2-4 हज़ार का और हिसाब कर दिया तो वो भी तुम्हारे पास पहुंचवा दूंगा। मेरे दिन खराब है, एक भगवान का और एक तुम लोगों का सहारा है। इस तरह भगवान की चर्चा समाप्त करके बद्री पहलवान जब अपने घर वापस आए तो अमानत ही क्यों ना समझे, उनकी जेब में 2000 थे। आकर उन्होंने वैची को अपने मित्र की विपत्ति सुनाई और बताया कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़े और उस हालात में मुझे भी कुछ दौड़ धूप करनी पड़े। वैद्य ने गिरी आवाज में जवाब दिया, मैं क्या करूं, जो मन में आवे वही करो। बद्री ने चौंक कर उनकी ओर देखा। वे साफा नहीं बांधे थे, पर उनकी मूंछ बेतरतीब थी। वे चिंतित हो उठे, समझ गए कि वैद्य दुखी है। कुरिद कुरिद कर दुख के कारण का अनुसंधान करने लगे, पता लगाने लगे। मालूम हुआ कि इधर 2-4 दिन में कई लोगों ने बहुत से गलत काम किए। प्रिंसिपल ने शहर में जाकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कॉलेज समिति की वार्षिक रिपोर्ट दिखा दी। रिपोर्ट बहुत ही सुंदर अक्षरों में थी। उसकी भाषा प्रांजल और शैली अलंकारपूर्ण था। वैद्य के सौंदर्य का निरूपण करते हुए उसमें उन्हें उस क्षेत्र के नरकेसरी कहा गया। ये अच्छी तरह प्रमाणित था कि वैद्य को सर्वसम्मति से सहर्ष मैनेजर के पद पर चुना गया। उसमें ये नहीं लिखा गया था कि कुछ सदस्यों को कॉलेज के बाहर तमंचे के जोर से धमकाया गया है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस लिखित प्रमाण के बाद भी डिप्टी डायरेक्टर रामाधीन बिकम खेड़वी के इस आरोप की जांच करना चाहते हैं कि मैनेजर के पद का चुनाव तमंचे के जोर पर आतंकपूर्ण वातावरण में हुआ। जांच की गुंजाइश न होते हुए भी उन्होंने प्रिंसिपल को नोटिस दिया कि वे स्वयं जांच करेंगे और उसके लिए एक तारीख भी निश्चित करेंगे। खन्ना मास्टर ने भी डिप्टी डायरेक्टर को एक लिखित शिकायत दी और उन्हें कई आरोपों के बीच ये भी कहा कि अध्यापकों को जितना वेतन यहाँ मिलता है उसी दुगनी रकम पर उनके दस्तखत कराए जाते हैं। ऐसा तो 70% कॉलेज में हुआ ही करता है और ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर डिप्टी डायरेक्टर ने वादा किया कि वे इसकी भी जांच करेंगे। सारे संसार में एक अटल नियम है कि रसीद जितने की होती है उतने ही मानी जाती है, पर इस लिखित प्रमाण के बावजूद वे जांच करने पर तुले हुए हैं। मालवीय मास्टर के दुराचरण के विरुद्ध किसी ने गुमनाम पर्चा छपाया है। आरोप गलत हो या सही, पर गुमनाम शिकायत करना ही एक कायरतापूर्ण कार्य है। किसी बालक के साथ व्यभिचार करना भी कायरतापूर्ण कार्य है। और यदि मालवीय ने ऐसा किया है तो किसी को खुलकर इसकी निंदा करनी चाहिए थी। पर सुना गया है कि खन्ना मास्टर कॉलेज के कुछ लड़कों की गवाही दिलाकर साबित करने जा रहे हैं कि ये पर्चा बेचारे प्रिंसिपल ने छपवाया है।
रूपन कुछ बोलते नहीं, पर सुना गया है कि खन्ना को पर्चे की छपाई का प्रमाण उन्हीं को सहायता से मिली है। कई विद्यार्थियों को भड़काकर शिकायत कराई गई कि कॉलेज में सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। बेचारे मास्टर मोतीराम के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि वे कक्षा में विज्ञान नहीं, आटा चक्की का कारोबार सिखाते हैं। इन सब का कोई लिखित प्रमाण है नहीं, पर इन सब की जांच होने वाली है अब। और तो और रंगनाथ भी अब कभी कभी खन्ना से बातें करने लगा है। और इधर उसके स्वास्थ्य का विकास तो हुआ है, पर मस्तिष्क दूषित हो गया है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर युधिष्ठिर का बाप बनता है। उसने अपनी एक रिपोर्ट ऊपर भेजी है कि रामस्वरूप सुपरवाइजर ने जो 2,000 रुपए से ऊपर का गबन किया था, वो वैद्य की जानकारी से हुआ है। उसने वे रुपए वैद्य से वसूलने का प्रस्ताव किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से वैद्य ने जो रिपोर्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ भेजी थी, उसके लिखित होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इनके प्रयास करने के बावजूद उनका तबादला नहीं हो रहा है। और तो और उन्होंने लिख कर दिया है कि इंस्पेक्टर शराब पीता है, और इस पर भी अभी तक कोऑपरेटिव विभाग में ज्वालामुखी के विस्फोट की बात तो दूर रही, भूकंप तक नहीं आया। ये बद्री पहलवान पिता के पास तख्त पर एक पैर रखकर, उस पैर के घुटने पर एक हाथ की कोहनी रखकर और हाथ के ऊपर अपनी ठुड्डी रखकर खड़े थे। पूरी बात सुनकर बोले, बस। बैज जी ने कहा, तुम इसे बस कहते हो? मेरी सेवाओं का यही पुरस्कार है? बद्री पहलवान ने पुरस्कार वाले हिस्से का अनसुना कर दिया। बोले, ये झगड़े तो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को 10 जूते मार दिए जाए, ठीक हो जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ना माने और जांच कराए आए तो उनके भी किसी से भरत मिलाप करा देंगे। ये कॉर्नर मास्टर के लिए हुक्म कर दें कि वे और उनकी पार्टी के लोग कल से कॉलेज के अंदर आए ही ना। सबको बराबर गैर हाजिर बनाकर 15 दिन बाद निकाल कर बाहर कर देंगे। वैज ने टोकर कहा, ऐसा कैसे हो सकेगा? तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल करेगा। त्रिपाठी जी को पर साल कैसे निकाला था? उन्हें 1 महीने गैर हाजिर दिखा दिया, बस हो गया काम। वैज जी के चेहरे पर कुछ विश्वास की सी झलक देखते हुए बद्री ने कहा, तुम ये सब ऐसे ही छोड़ दो, प्रिंसिपल ठीक कर लेगा। छोटे ने इधर 2-3 पट्टे तैयार किए हैं कॉलेज के बाहर, उन्हीं को कॉलेज के बाहर ही उन्हीं की ड्यूटी लगा देंगे। कॉलेज खन्ना को भीतर जाते हुए जूता मारेंगे। रंगनाथ चाहे जितना गिचिर बिचिर करे, उसकी फिक्र क्या? शहर का आदमी है, सुअर का सन लेन ना लेपने का काम आया ना जलाने का। तुम उधर देखो ही नहीं, घबरा कर वापस भाग जाएगा। रह रूपन, उन्हीं को 2-4 लपड़ मारने होंगे, सो जब कहोगे सो मार दूंगा। वे जी बद्री की प्रतिरक्षा योजना सुनकर थोड़ी देर शांत भाव से बैठे रहे। फिर अचानक बोले, ये रामदयाल तिवारी का क्या होगा? उसकी अपील का क्या होगा? हाई कोर्ट में अपील की कोई तिथि निश्चित हुई क्या? बद्री ने अपना पैर तख्त पर और जोर से रोक दिया। बोले, उसकी भी बात कर लेंगे, पहले यहाँ की बात हो रही तो हो ले। बताओ, यहाँ पर चिंता की कोई और बात भी अच्छी है? वे जी ने सोचते हुए कहा, यहाँ तो ठीक ही हो जाएगा, पर ऊपर की राजनीति गड़बड़ा रही है। तभी क्षुद्र अधिकारियों का साहस बढ़ गया है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला तक नहीं हो रहा है, उसके पीछे बड़ी बड़ी राजनीति है, यही चिंता का विषय है। बड़ी पहलवान ने कुछ झुंझला कर कहा, राजनीति तो तुम ही जानो। हमने तो एक बात कह दी, इंस्पेक्टर को 10 जूते लग जाएंगे, न एक कम न एक ज्यादा। वो सोचकर उन्होंने एक संशोधन रखा, वो छुट्टी लेकर बाहर निकल जाए तो जूता लगाने की कोई कसम भी नहीं छोड़ देंगे। वेजी ने जोर से सांस खींची। उनकी देह ढीली हो गई, हाथ सिर पर पहुंच गया। पर चूंकि इस वक्त वे साफा बांधे नहीं थे, इसलिए उसे कसने के बजाय उनका हाथ उनके अपने मस्तक पर ही आशीर्वाद बरसाने लगा। उन्होंने फिर पूछा, ये रामदयाल तिवारी का क्या करोगे? बद्री उस तरह बोला, अब ये बात पूरी हो जाने दो। उन्हें कुर्ते की जेब से कुछ नोट निकाले, वे जी को देते हुए बोले, ये 1300 रुपए है, सुना है सुलह के कुछ रुपए दरोगा जी भी दे गए, उन्हें मिलाकर 2,000 पूरे कर डालो। कोऑपरेटिव वाले जोर डाले तो पहले ही जमा कर देना। वे जी ने गंभीरता से कहा, दरोगा ने जो दिया था वो थोड़ा था, तो जोगनाथ को दे दिया गया। 400-500 बचता है, वो जनता का है। कोऑपरेटिव भी तो जनता की है। वह चीनी पत्री को नोट वापस कर दिए। बोले, तो रखे रहो, आगे देखा जाएगा। बदे इसके बाद अपने मित्र की बात करने के लिए नहीं रुके। मकान के अंदर जाने के लिए वे एक बार अपने बाप की ओर घूमे, फिर एक अजब सी आवाज में, जो पता नहीं इस बीच वे कहाँ से सीख आए थे, फुसफुसा कर बोले, बापू, वो गया दिन से बात कर लेना, यानी अपनी और जो है बेला की शादी की। पति पहलवान कुछ सालों से अपने बाप को बिना किसी संबोधन के ही पुकारता था। बचपन में उन्हें बापू कहते थे, पर जवान होने पर कुश्तीबाजी की शुरुआत होते ही उन्होंने ये बचकानी हरकत छोड़ दी थी। वे जी ने बद्री पहलवान की बात सुनी और न जाने क्यों आंखें मूंद ली। सिपालगंज के बच्चे बच्चों को प्राणीशास्त्र का ये नियम याद था कि होशियार कौवा कूड़े पर ही चोंच मारता है। बैज जी के साथ यही हुआ, उनके बेटे ने यही किया। इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ने बड़ी कठिनाई पैदा कर दी थी। पहले वाला इंस्पेक्टर जनतांत्रिक पद्धति से काम करता था, यानी जब यूनियन की इमारत पर भंग पीसने का प्रबंध होता, तो सिर पर लोड़ी की पहली चोट पड़ते ही वो दूसरे सदस्यों से पहले वहां आ जाता और जनता का आदमी बनकर वहां के कार्यक्रमों में भाग लेता था। ये इंस्पेक्टर भंग का शत्रु और वैजी को प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर
और वैद्य जी द्वारा ऊपर के अधिकारियों को लिखे गए पत्र के अनुसार शराब का शौकीन था। शराब के साथ ही उसे ईमानदारी की लत भी पड़ गई थी और यूनियन के सदस्यों से सहयोग करने की जगह वो उनका विरोध करने लगा था। वैद्य जी को पहले विश्वास था कि इंस्पेक्टर का तबादला हो जाएगा, पर उनके पत्र का जब कई दिन तक उत्तर नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। पता लगाने पर यह पता चला कि सारा खेल राजनीति का है और जिस तरह जनसेवकों का स्थानांतरण राजनीति द्वारा हो सकता है, उसी तरह उच्चतर राजनीति द्वारा वह रुक भी सकता है। तब उन्हें मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर के हाथ शराब की बोतल और कलम तक ही नहीं, राजनीति की डोरियां तक भी पहुंचे हुए हैं। एक दिन वैद्य जी अकेले मित्रता की यात्रा पर निकल पड़े। शहर पहुंचकर सवेरे से उन्होंने दर्जनों बंगलों के चक्कर लगाए। कुछ जगहों को छोड़कर जहां घंटा आध घंटा बाहर बैठना अपमानजनक लगा, उनका उल्लासपूर्ण स्वागत हुआ और धक्का खाया हुआ आत्मविश्वास उनके भीतर एक बार फिर से फनफना कर उठ खड़ा हुआ। बहुत से बंगलों पर लगे लोग उनसे पूरी पुष्ट की वीर पुष्ट की गोलियों पाकर प्रसन्न हो गए। बहुतों को गोलियों के साथ ये सूचना भी देनी पड़ी कि उनका परिचय कुछ दिन पहले एक उच्च कोटि के जोशी से हो गया है और यदि श्रीमान अपनी जन्म कुंडली दे दें तो उस पर पुनः विचार हो। कुछ लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए गोलियों की प्राप्ति और जोशी का परिचय पत्र काफी नहीं था। उन्हें बताना पड़ा कि ऋषिकेश के अमुक महात्मा जी अमुक तिथि को यहाँ आने वाले हैं। हाँ, वही महात्मा जी जिनके आशीर्वाद से अमुक पुलिस कप्तान के विरुद्ध सारे आरोप मिथ्या प्रमाणित हुए। और यही नहीं, उन्हें तत्काल पदोन्नति भी मिले और उन्हें रात्रि 10 बजे के बाद मिलने से अधिक सुविधा होगी। और श्रीमान यदि चाहेंगे तो परिचय कराने के लिए उस दिन मैं भी आ जाऊंगा। उच्च स्तर के कई राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को इस प्रकार परास्त करके अंत में उस बंगले पर पहुंचे जहां से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की रक्षा का आदेश निकल रहा था। वहां उन्हें विदित हुआ कि सहकारिता आंदोलन में अब एक नए चिंतन का संचार हुआ जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, समाजवाद आदि उच्च वर्गीय सिद्धांतों को एक में लपेट कर भविष्य के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत होता। ये चिंतन कुछ इस तरह का था, यदि तुम्हारे हाथ में शक्ति है तो उसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को बढ़ाने के लिए ना करो, उसके द्वारा कुछ नई और विरोधी शक्तियां पैदा करो और उन्हें इतनी मजबूती दो कि वे आपस में एक दूसरे से संघर्ष करती रहे। इस प्रकार तुम्हारी शक्ति सुरक्षित और सर्वोपरि रहेगा। यदि तुम केवल अपनी शक्ति के विकास की ही चेष्टा करते रहे और दूसरी परस्पर विरोधी शक्तियों की सृष्टि, स्थिति और संहार के नियंत्रक नहीं बने, तो कुछ दिनों बाद कुछ शक्तियां किसी अज्ञात अप्रत्याशित कोण से उभर कर तुम पर हमला करेंगी और तुम्हारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देंगी। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का ये एक परिणाम निकला कि उस बंगले पर अब सिर्फ अपने गुट के आदमियों की ही नहीं, दूसरे विरोधी गुटों की भी सिफारिश सुनी जाती थी। और चूंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला रोकने की सिफारिश इस समय एक विरोधी गुट के टोली नायक की ओर से हो रही थी, चूंकि उस टोली नायक की शक्ति का उपयोग एक तीसरे विरोधी गुट के टोली नायक को रगड़ने के लिए होना था, इसलिए वैद्य जी चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तबादले के लिए आमरण अनशन ही क्यों न ठान ले, इस समय उनका तबादला होना असंभव था। वैद्य जी की बातें किसी ने बताई नहीं। इस तरह के बंगलों पर बहुत सी बातें सिर्फ देखने और सुनने से मालूम हो जाती, इसलिए वे वहां पहुंचते ही सब कुछ समझ गए। फिर भी उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा की पर बात उलझती गई। उन्होंने कहा, हमारी यूनियन में गबन जैसा कोई गबन नहीं हुआ, हुआ भी है तो गबन करने वाला लापता है और शासकीय तंत्र के निकम्मेपन के कारण अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। उनका इस झगड़े से कोई संबंध नहीं। यदि कोई संबंध प्रमाणित हो जाए तो वे जितना कहा जाएगा उतना रुपया यूनियन को दे देंगे दान के रूप में। किंतु इसके पहले इंस्पेक्टर का तबादला होना चाहिए। वे जो कुछ कहा जाएगा करने को तैयार है, शर्त यही है कि मतलब तबादला हो। वैद्य जी को तब बताया गया कि हमें जनता के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो जनता का आचरण बिगड़ जाएगा। वो बिगड़ा तो पूरा देश बिगड़ा, वर्तमान बिगड़ा तो मतलब भविष्य बिगड़ा। राम ने क्या किया था? सीता का त्याग किया था कि नहीं? तभी हम आज तक रामराज को याद करते हैं। त्याग द्वारा भोग करना चाहिए, यही हमारी आदर्श है। तन व्यक्ति ने भुंजीता कह भी गया है। आज भी सभी यशस्वी नेता यही करते हैं, भोग करते हैं, फिर उसका त्याग करते हैं, फिर त्याग पर भोग करते हैं। अमुक वित्त मंत्री ने क्या किया? त्याग पत्र दिया कि नहीं? अमुक रेल मंत्री ने भी यही किया और फिर अमुक सूचना मंत्री ने भी यही काम किया। इस समय देश को, इस राज्य को, इस जिले को, इस कोऑपरेटिव यूनियन को ऐसे ही त्याग की जरूरत है। आरोपी की खुली जांच हो। इसके स्थान पर यह अधिक उत्तम है कि वैद्य जी जनता के सामने आदर्श उपस्थित करे। आदर्श की इमारत खड़ी करते ही सारे आरोप उसकी नींव के नीचे दब जाएंगे। अतः वैद्य जी को चाहिए कि वे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दें। उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट आई है उसका यही जवाब है। वे चाहे तो अपना त्यागपत्र किसी स्थिति के विरोध में दे, चाहे किसी सहकर्मी को कमीना बता कर दे, चाहे किसी सिद्धांत की रक्षा के लिए दे। यदि वे त्यागपत्र दे रहे हो तो उनका कारण ढूंढने की उन्हें पूरी छूट रहेगी। पर त्यागपत्र के साथ अगर मगर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो केवल त्यागपत्र, नहीं तो कुछ नहीं। और यदि कुछ हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा जो कदाचित वैद्य जी को अच्छा ही नहीं लगे। अंतिम वाक्य लगता था श्री जयेंद्र कुमार के किसी लेख से उड़ाए गए हैं। पर वैद्य जी राजनीति के आदमी थे और 20वीं सदी का हिंदी साहित्य जब हिंदी के प्रोफेसर तक बड़े कष्ट से पढ़ते हैं तब वैद्य जी ये आशा करते हैं कि उन्होंने श्री जयेंद्र का दार्शनिक साहित्य पढ़ा होगा। ये तो अनिश्चित बात है। वास्तव में वैद्य जी का किसी साहित्य से कोई विशेष संबंध नहीं था।
यदि ऐसा होता और यदि उन्होंने श्री जैनन के लेख पढ़े होते तो इस शैली में कही गई बातें सुनकर वे समझ आते कि उन्हें केवल सब जाल से धमकाया जा रहा है। पर इस स्थिति में केवल यही समझे कि उनके विरुद्ध कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें उच्च स्तर पर लोगों को पहचानने में असुविधा हो रही है। वैद्य ने निश्चय कर लिया, कहा मैं त्यागपत्र दे दूंगा, संभवतः इसे मेरी दुर्बलता समझा जाएगा, फिर भी इस निरर्थक प्रचार के विरोध में आपके सुझाव पर त्यागपत्र दे दूंगा। किंतु प्रदेशीय फेडरेशन के लिए उम्मीदवार चुनने का जब प्रश्न आएगा तो उन्हें इत्मीनान दिलाया जाएगा कि वे उसी इत्मीनान से त्यागपत्र दे सकते हैं जिससे सभी महापुरुष अवसर आने पर जनता के आगे आदर्श उपस्थित करने के उद्देश्य देते हैं। योग्य आदमियों की कमी है, इसलिए योग्य आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रहती। वो एक ओर से छूटता है, दूसरी ओर से पकड़ा जाता है। आज मित्रता की यात्रा में वैजी वीरपुरुष की गोली, ज्योतिषियों के विषय में सूचना प्रसारण और बाबाओं के साथ मध्यस्थता, इन तीनों कार्यक्रमों के अलावा एक चौथी बात भी करते चले आ रहे थे। अतः इस बंगले से बाहर आने के पहले उन्होंने ये भी वहां बात छेड़ दी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अंतर्जातीय रूप से करने की सोच रहा हूँ। अभी बात पक्की नहीं हुई, पर आशा है कि निमंत्रण पत्र शीघ्र ही सेवा में प्रेषित करूंगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय होगी, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से निवेदन करने के लिए उस समय ना आ सकूं, अतः अभी से कह रहा हूँ। ऐसे आदर्श विवाह में आप लोगों का सहयोग एवं आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी कि उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई वे अवश्य उपस्थित होंगे। ग्रामीण वातावरण में उसका विरोध भी हो रहा है, किंतु जो भी कहा जाता है उसी को सुनकर उन्हें प्रसन्नता होनी थी, वही भी बार बार। कोऑपरेटिव यूनियन का सालाना जैसा बड़ा ही सफल रहा, क्योंकि मिठाई इस साल शहर से मंगाई गई थी। यूनियन की इमारत में झंडियां लगाई गई और फूल मालाओं के ढेर। जिस हाकिम ने कुछ दिन पहले कोऑपरेटिव फॉर्म का उद्घाटन किया था उसी को इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। पब्लिक में भाषण देने और माला पहनने का खून उनके मुंह में बहुत पहले लग चुका था। इन बातों की गंध पाते ही वो तड़ाक से पतलून पहनकर और एक व्यापारी की मोटर मांगकर पोपो करते आए। यूनियन की सालाना रिपोर्ट बिना पढ़े ही पढ़ी हुई मान ली गई। कारोबार में फायदा हुआ था और मेंबरों को उनका हिस्सा मिलना था, वो उन्हें बिना दिए ही मिल गया। बहुत कुछ तो बिना ही हो गया। अंत में जिस चीज का होना जरूरी था वो होने लगी, भाषण शुरू हुए। भाषण की असलियत दिए जाने में ही, लिए जाने में नहीं, इसलिए लोग भाषण देते रहे और लोग आपस में दूसरी समस्याएं सुलझाते रहे। उदाहरण के लिए शहर से आए हुए हाकिम ने कहा कि वह जी कोऑपरेटिव की प्रतिमा है, तो लोग बजाय प्रतिमा का पूछने के आपस में ये कहने लगे कि बद्री पहलवान गया दिन की बिटिया से फंस गए हैं। फिर हाकिम ने कहा कि जब तक गांव-गांव में इस तरह की प्रतिभाएं यानी प्रतिमाएं नहीं पैदा होती, कोऑपरेटिव आंदोलन का बढ़ना तो मुश्किल है। इस पर लोगों ने ना तो कोऑपरेटिव का मतलब जाना चाहा ना आंदोलन का, और सिर्फ इतना कहकर रुक गए कि बात दबाए नहीं दब रही है, इसलिए शादी करने जा रहा हूँ। ये सब कानाफूसी के बावजूद किसी ने कोई दुखमयी बात खुलकर नहीं की, क्योंकि जब भी चक्रवर्ती राज अगर कहीं था तो यूनियन में था, और किसी का था तो वैद्य जी का था। फिर भी रामराज्य तक में दुखदाई बात कहने के लिए एक धोबी निकल आया था। यहाँ भी एक आदमी ने खड़े होकर बड़े जोश से कहा कि मैं भाषण दूंगा। उनके पास बैठे हुए लोग उनके धोती पकड़ के खींचने लगे ताकि वह धोती के लालच में नीचे खींचा चला है, पर वह आदमी रामाधीन भीकम खेड़वी के गुट के थे और हर बात हिदायत के अनुसार करने को तैयार थे। इसलिए उसने खींचती हुई धोती की परवाह नहीं की, बल्कि उससे उसका जोश दोगुना हो गया और सब आश्रयों के ऊपर चढ़कर उसने जोर से भाषण दिया कि मैं भी भाषण दूंगा। जोर से बोलने का वही नतीजा हुआ जो प्रायः होता है। बेबक से धीरे धीरे बोलने लगा। शहर से आए हुए हाकिम ने कहा, दो जरूर दो, मना कौन करता है। उसने अपने जोश को कायम रखने के लिए श्रीमान सभापति जी, भाइयों और बहनों, ये भी कहा। एकदम से उसने उठान भरी, इस रिपोर्ट में क्या नाम है उसका? गबन की बात हुई है कि नहीं? यहाँ एक ऊंचा सुपरवाइजर था, क्या नाम है उसका? रामस्वरूप। गबन कर दिए साले ने, क्या किया? उसका शहर के दो ठेले गाँव ले धुआ कर भाग लिया। शराब पीता था, क्या नाम है उसका? और यही करता है, उसके मुंह से मुंह खोस कर क्या नाम है बात करते थे। एक दिन रात को दो ठेले आए, क्या नाम है? रातों रात लड़ते रहे, किसी को पता तक नहीं चला क्या नाम है उसका। मुझे देखते ही दूर से क्या नाम है पालागी। वह जी की क्या नाम है उसका? कोई बुरा ना माने, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, सारी दुनिया कहती है पट्टी अच्छी बैठती थी। 2,000 रुपए का बबक निकाल दिया और साले ने कहा, क्या कोऑपरेटिव बड़ी अच्छी प्रतिमा है, क्या नाम है? प्रतिमा लिए घूमो। वे जी से कोई पूछने वाला नहीं है कि वह कहाँ जा रहे हैं, मिठाई खाएं या नहीं खाएं, क्योंकि आज आए हैं, उनका इज्जत भी उतना नहीं है। इसे देश का क्या नाम है, यानी गवर्न कैसे हुआ? वो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए कोई बुरा ना माने, होली है। उस आदमी का जोश बढ़ता जा रहा था और जब उसने होली है होली का नारा लगाया तो साफ जाहिर हो गया कि वह हाथ उठाकर कोई कविता सुनाने जा रहा है। जोश और कविता का जोड़ अगर सिपालगंज में कभी हो जाता तो उसके बाद आल्हा उदल की लड़ाइयों वाला वातावरण भी बन जाता। इसलिए लोग हाँ हाँ बंद करो कहकर उसके भाषण को रोकने लगे, पर भाषण बकट्टू भागा जा रहा था। लोगों की बहुत पीछा करने पर भी वो नहीं रुका। तभी बैज उठकर सामने आए और खड़े हो गए। भाषण उन्हें देखते ही
अपनी जगह थोड़ा उछला कूदा, फिर दुम हिलाकर जमीन सूंघने लगा। वह जी खड़े होकर थोड़ी देर मुस्कुराते रहे। साबित हो गया कि जो गबन यानी जो चोरी हुआ है उनसे उनका कोई संबंध है नहीं। फिर उन्होंने ऋषियों की वाणी में कहना शुरू किया, गबन कैसे होता है इस पर ध्यान देने की बात है। आपके पास 1000 मुद्राएं हैं, आप उसका गबन नहीं कर सकते, वे मुद्राएं आपकी हैं, अतः आप गबन कर ही नहीं सकते। आप उसका अनुचित व्यय कर सकते पर गबन नहीं। गबन वही कर सकता है जिसकी अपनी मुद्रा ना हो। सहकारिता में किसी की अपनी संपत्ति तो होती नहीं, वो तो सामूहिक संपत्ति होता है। कई व्यक्तियों की संपत्ति एक स्थान पर एकत्रित होता है। उसकी सुरक्षा वो करता है जिसकी वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति उसकी नहीं है पर वो उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त है। यदि वो उसको अनुचित व्यय कर डाले तो वो गबन हो जाता है। ध्यान दे सज्जनों, अपनी संपत्ति का आप अनुचित व्यय करें तो वो गबन थोड़ी है, दूसरा करे तो वो गबन है। सहकारी संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की तो होती नहीं है, अतः उसका अनुचित व्यय या अनुचित क्षरण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ही होता है जिसकी वो संपत्ति नहीं है, वो गबन है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि सरकारी संपत्ति में अनुचित व्यय नहीं होता, होता है तो सदा गबन ही होता है। सरकारी संपत्ति सरकारी सहकारी की मतलब कोऑपरेटिव में एक साथ मिला के करने को तो कहते हैं सहकारी संपत्ति का यही नियति है। इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, न सहकारी संपत्ति के साथ गबन का शब्द जोड़कर देखना चाहिए। कहीं कहीं गबन को छिपाया जाता है, दोष को छिपाना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ पकड़ लेता है। हम यही सिद्धांत मानते हैं कि जिस सहकारी यूनियन में गबन ना निकले उसको संदेह से देखना चाहिए। प्राय वहां गबन आंकड़ों की आड़ में छिपाया जाता है, यानी आंकड़ों यानी डेटा आपको दिखा देते हैं, या कुछ भी नहीं छिपाया गया। व्यवस्था उत्तम रखी गई, गबन हुआ पर होकर भी नहीं हुआ, क्योंकि परिणाम उत्तम रहा। वर्ष के अंत में यूनियन को हानि नहीं हुई, लाभ हुआ। लाभ चाहे 1 पैसे का हो चाहे 1 करोड़ का हो, लाभ लाभ है और हानि हानि है। यहाँ हानि का प्रसंग नहीं उठता, प्रसंग तो लाभ का है। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने तब बढ़ा चढ़ा के कहा तो ऐसी स्थिति में गबन का प्रकरण निरर्थक हो गया। उसका यहाँ प्रश्न उठाना यूनियन का अपमान करने जैसा हो गया और ये सहकारिता का अपमान है। परंतु मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे, आक्षेप करना अनुचित है। व्यक्तिगत आक्षेप तो और भी अनुचित है, और इस वातावरण में कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। शिष्ट व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं। मैं इस प्रकार के आक्षेपों का विरोध करता हूँ, पर ध्यान रहे विरोध आक्षेपों से है, आक्षेप करने वालों से नहीं है। आक्षेप करने वाले श्री रामचरण है, मैं उनका आदर करता हूँ, उनके लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, पर मैं उनके आक्षेपों का विरोध करता हूँ, बलपूर्वक करता हूँ, और विरोध के रूप में यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से मैं खुद त्याग पत्र देता हूँ। इतना कहकर वह जी अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ गया। इसके बाद सब कुछ तेजी से हुआ। बड़ी काय काय मची, जैसे कोई मेंबर विधानसभा से घसीट कर निकाला जा रहा हो। फिर काय काय कम पड़ने लगे और शहर वाले हाकिम की गंभीर आवाज सुनाई दी, वह जी अपने फैसले पर आप अटल हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। वैसे भी आज अगले वर्ष के लिए चुनाव होना ही है। इस्तीफा का मतलब ये है कि वह जी आगे के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहते हैं। अब बेचारे बैज जी ने बैठे ही बैठे कहा, मैं सदस्य भी नहीं रहना चाहता, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब नवयुवकों को आना चाहिए, उन्हीं को ये आंदोलन चलाना चाहिए। शायद आखिर में समझाया, मेरा ख्याल है आप इतना हाथ ना खींचे, नहीं तो ये यूनियन बैठ जाएगी। आप नवयुवकों की बात करते, इस जमाने में वो नवयुवक है ना। पर वैद जी माने नहीं, वे इस पर अड़े रहे कि नवयुवकों के इस जमाने में भी होना चाहिए और उन्हीं को आंदोलन आगे लेके चलना चाहिए। अंत में शहर वाले हाकिम ने कहा, तो ठीक है, नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुन ही लिया जाए। ये कहकर दूसरों को बोलने का मौका दिए बिना वो खुद बोलने लगा। बात उसने परंपरा से शुरू की। उसने कहा, भाई हो, इस यूनियन की ये परंपरा रही कि यहाँ सभी चुनाव एकमत से होते आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आज भी उस परंपरा के मुताबिक काम होगा। आप लोग को इनाम दे। अचानक छोटे पहलवान अपनी लुंगी के साथ खड़े हो गए, टोकर बोले, चुनाव फुनाव में क्या रखा है साहब, बैंड के बराबर तो ये यूनियन है, उसमें भी तुम चुनाव लड़वाते हो। इसके बाद उन्होंने भुनभुना कर एक कहावत सुनाई, जिसे आसपास बैठे हुए बहुत से लोग हंसने लगे। हाकिम ने समझा कि छोटे पहलवान ने उसके खिलाफ कोई अश्लील बात कही। उसने बुरा कहा, पहलवानों जी, आप गलत समझे। छोटे पहलवान ने अकड़ कर बात काटी, हम तो गलत समझेंगे ही, तुम पतलून पहने हो साहब, सही बात तो तुम ही समझोगे। हाकिम ने कुछ सामसी करते हुए कहा, जरा समझ तो लीजिए पहलवान जी, मैं तो चुनाव के खिलाफ बोल रहा था कि यहाँ चुनाव लड़ाने की परंपरा नहीं है। यहाँ हर फैसला एक राय से होता है। चुनाव क्या है? छोटे पहलवान ने अपना सीना फुला लिया, ललकार कर बोले, तुम फिर वही चुनाव लगाए हो, चुनाव ही की बात घेप रहे हो। अरे हमने कह दिया चुनाव फुनाव नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे ही नहीं रहना चाहते तो ना रहे, जहाँ मुर्गा ना होगा तो क्या भोर नहीं होगा। शाम के 4 बज रहे होंगे। हवा धूल उड़ाती हुई जोर से बह रही थी। छोटे पहलवान धूल से बचने के लिए आंखें मिलमिलाते हुए अपनी जगह पर हिलडुल रहे थे और जोश में आकर चीखने लगे। जोश और चीख का कोई कारण सामने आया नहीं, पर उनका जोश बढ़ता ही जा रहा था और आवाज ऊंची होती जा रही थी। उसी अनुपात से जनता भी उत्साहित होती जा रही थी। हकीम की घबराहट बढ़ रही थी। छोटे ने जब किसी काल्पनिक पलटन की लड़ाई के मैदान में दौड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, तो आखिर में कहा, बैची हट गए, कोई फिक्र नहीं, उनकी जगह सटाक से दूसरा आदमी बैठ जाएगा।
कैसा चुनाव? चले बड़े चुनाव वाले। ये तिकड़ीबाजी शहर में ही चलती, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो जिसे चाहो उसी को वैद्य की जगह बैठा दो। उठो बद्री उस्ताद, ना हो तो तुम ही बैठ जाओ, उठो उठो। शोरगुल के बीच जोर का नारा लगा, बोलो भारत माता की जय। फिर वही पुराना क्रम, बोलो महात्मा गांधी की जय। इदरीस साहब यानी शहर से आए हुए हकीम के दिमाग में सन्नाटा छा गया। आंखें चौखाचौंध हो गई। जब उन्हें होश आया, उन्होंने देखा वैद्य जी कहीं चले गए हैं। उनके विरोधी रामचरण को कोई फाटक के बाहर हाथ पकड़कर खींचे लिए जा रहा है। बद्री पहलवान माला पहने हुए मंच पर उनके बगल में बैठे हैं। उनके चेहरे पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की वही आभा फैली हुई है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है इस चैप्टर में। उस साल सिपालगंज में रबी की पैदावार अच्छी हुई। जाड़ों में समय से पानी बरसा। नहर के बड़े साहब का जो जनता को घास कूड़ा और जनतन को प्लेग समझता था, तबादला हो गया। उसकी जगह एक ऐसा हकीम आया जिसने नहर के पानी को पानी की तरह खर्च किया और सभी जगहों पर उसे पहुंचाने की कोशिश की। बसंत में पछुआ हुआ तेजी से नहीं चली। टिड्डी और चूहों का प्रकोप नहीं हुआ। हरी फसल को लाठी की जोर से अपने जानवरों द्वारा चराने वाले दो विख्यात गुंडे थे। उनमें से एक किसी ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया, दूसरा हवालात चला गया। कोई ऐसी फौजदारी नहीं हुई जिसे गांव के आधे लोग खेती का काम छोड़कर जेल में बंद रहते। आपसी दुश्मनी से किसी ने खलिहान में आग नहीं लगाई। गांव के किनारे एक जंगल में कुछ बंजारे आकर बस गए थे। उनकी लड़कियां जवान और सलोनी थी। वे कच्ची शराब बनाते और सस्ते दामों पे बेचते। उधर से निकलने वाले नौजवानों को भेड़ा बनाकर वे अपनी झोपड़ी में बांध लिया करते। और जिस समय गुड़ाई करने के लिए उनका खेत पर होना लाजमी होता, उस समय वो झोपड़ी पर बंधे हुए मिमियाते। इस साल पुलिस ने पहले लड़कियों पर हस्तक्षेप किया, फिर कच्ची शराब पर और आखिर में बंजारों के पूरे रहन सहन में। इस तरह नौजवान और खेतों के बीच बागों में निरंतर चलने वाले जुओं को छोड़कर कोई बाधा थी नहीं। पैदावार अच्छी हुई, पर जैसा कि लोग समझते थे ऐसा अचानक नहीं हुआ। अच्छी पैदावार के पीछे इन घटनाओं या घटनाओं के अभाव का भी हाथ था। अच्छी पैदावार पर किसानों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो बुरी पैदावार पर भी ध्यान नहीं देते थे। पर बहुत से दूसरे वर्ग ताली बजा बजा कर नाचने लगे। नेता बोले कि ये हमारे व्याख्यान का नतीजा है। विकास अधिकारी आंकड़ों की मार्फत कहने लगे कि सब हमारे प्रयास से हुआ। सरकारी क्षेत्र में लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। अच्छी पैदावार का नतीजा ये भी निकला कि गयादीन को मुकदमेबाजी से कुछ राहत मिली। कर्ज की वसूली के लिए उन्होंने कुछ दावे दायर कर दिया। उनमें प्रतिवादियों ने रुपए देकर सुलह कर ली। बहुत से किसान अपनी ओर से रुपया लेकर उनके यहाँ आने लगे और शादी ब्याह का मौसम निकट होने के बावजूद रुपए की वसूली बढ़ी, निकासी कम हुई। एक दिन वे 7-8 किसानों से घिरे हुए अपने हिसाब किताब में व्यस्त थे कि उन्होंने देखा वैद्य उनके घर आ रहे हैं। ये इतिहास था। बड़े आदमियों का जीवन चरित्र हमारे यहाँ इतिहास बन जाता है। और अगर उसकी परिभाषा ने बदली हो तो भविष्य में हाई स्कूल में लड़कों की वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा कि वैद्य जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। और वे उत्तर में लिखेंगे, वे फला तारीख सन फला को अपना दरवाजा छोड़कर गयादीन नामक एक महासामंत के घर आए। इसी का था दूसरा सवाल होगा, इस घटना का कारण क्या था। अरे और लड़के जवाब लिखेंगे, इस घटना का कारण उनके बड़े लड़के बद्री का ही आचरण और गयादीन की लड़की बेला का दुराचरण। जैसे एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के साथ सलूक करता है। गैदिन ने कुछ कुछ उसी तरह वैजी का स्वागत किया। एकांत हो गए। वैजी बोले, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने आया हूँ। गयादीन कुछ नहीं बोले। जो बात करने आया है वो उनके चुप रहने पर भी अपनी बात तो कहेगा ही। वे जानते थे कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वैजी बोले, जाति प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है। गयादीन के चेहरे पर उलझन का एक जाल सा फैल गया। उन्होंने कहा, भगवान की देन है। उन्होंने आपको ब्राह्मण बनाया, मैं बनिया हूँ। मैं ये नहीं मानता। वैद्य जी मुस्कुराकर बोले, जात पात के काढ़े हमारे देश की ये दुर्दशा हुई है, इसलिए मैं अपने पुत्रों का अंतर्जातीय विवाह करना चाहता हूँ। किसी न किसी को इस दिशा में भी तो आगे आना ही पड़ेगा। महात्मा जी कहा करते थे। गयादीन ने हाथ उठाकर उन्हें आगे बात करने से रोका। कहा, लड़कों का बिरादरी के बाहर ब्याह करना हो तो कर लो महाराज, पर इतने समझदार आदमी होकर महात्मा जी को इन लड़के लड़कियों के साथ न घसीटो। वैद्य जी लड़खड़ा गए। बोले, मैं तो एक बात कह रहा था। मैं भी, कहकर गयादीन चुप हो गए। थोड़ी देर खामोशी रही। सामने नीम के पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी हुई खूंटे के आसपास चक्कर काट रही थी और मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। उसे एक प्रेमी की फौरन जरूरत थी। अगर कोई इंसान जानवरों की बोली समझता हो तो उसे भैंस की चीख पुकार में किसी ऐसे फिल्मी गाने की बेचैनी का एहसास हो सकता था, जिसे हीरोइन ने हीरो की अनुपस्थिति में भरे बाजार तड़प तड़प कर गाया हो। जैसा भी हो, बैजी और गयादीन के बीच की खामोशी को तोड़ने के लिए इसके सिवाय वहां उस समय कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद बैजी बोले, तो अंतर्जातीय विवाह के बारे में आपकी क्या राय है। वे सिर झुकाए बैठे रहे। सुनकर उन्होंने धीरे से गर्दन उठाई और थोड़ी देर बहस की उछल कूद विरक्त भाव से देखते रहे। उधर ही देखते हुए बोले, महाराज, ये बावन ठाकुरों के घर की बातें हैं, इसमें हम बनिया बक्काल क्या सलाह दे सकते हैं। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, आप कैसी बातें करते हैं गयादीन जी, ये हम दोनों के परिवार का प्रश्न है। इसमें आप कुछ नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा।
गयादी ने अब अपना मुंह वह जी की ओर धीरे से घुमाया। जब वह जी का चेहरा फोकस में आ गया तो उन्होंने अपनी सूनी और उदास निगाह से भाव से जैसे कोई लेन देन नहीं था उस पर केंद्रित कर दी। पूछा, इसका मेरे परिवार से क्या मतलब महाराज? देव जी ने आंचल के साथ अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली। बोले, तो आप कुछ नहीं जानते? क्या दिन वैसे ही बैठे रहे? उनकी खामोशी ने बताया, वे सच में कुछ नहीं जानते। वह जी अब तेज रफ्तार से बोलने लगी, बद्री को यही पसंद है कि 16 वर्ष की अवस्था पा लेने पर पुत्र के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार हो, इसलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं की। उसने संभवतः कन्या के विचार भी जान लिए। अब आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बार बहस इतने जोर से उछली कि लगा वो खूंटे के साथ उड़कर आसमान में पहुंच जाएगी। पूरे माहौल पर एतराज सा दिखाते हुए गैरनी भौहें सकड़ी पर गीज प्रकट किए बिना ही बोले, मेरी आपत्ति क्यों होगी? आपके लड़के जहाँ चाहे वहाँ कर दो। बैल जी अब उब चुके थे। उन्होंने कहा, मैं आपको लपेट नहीं रहा हूँ, कन्या तो आपकी ही है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए? गैदीन ने विरोध में हाथ उठाकर उन्हें टोकना चाहा, पर वे कहते रहे, जब बद्री ने निश्चय कर ही लिया तो पूरे समाज में बात फैल गई, तो हमारा यही कर्तव्य है कि शांतिपूर्वक इस काम को कर ही लिया जाए। ये एक आदर्श विवाह माना जाएगा, दोनों सुख से रहेंगे। बद्री को मैं राजनीति में काट रहा हूँ, यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर उसी को बना दिया। कन्या को भी कुछ दिन बाद समाज सुधारक के कार्य में लगा देंगे। महिलाओं का एक बोर्ड है, उसमें कोई पद दिला देंगे। मोटर मिलती है, चपरासी साथ रहता है, कुछ समय बाद जो है एमएलए का टिकट भी दिलाया जा सकता है। पति पत्नी दोनों मिलकर सुखपूर्वक देश सेवा करेंगे, और क्या चाहिए? वह जी ने तो उत्साह के कारण ध्यान नहीं दिया कि ये सुनते सुनते गयादीन का चेहरा रुआंसा हो गया। गयादीन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मेरी बनी हुई बात न बिगड़ो। मेरी बिटिया पर ऐसे ही क्या कम मुसीबत है? माँ बचपन में ही मर गई, किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया। शहर में अग्रवाल वैश्यों का एक परिवार है, वे लोग इसका उद्धार करने को तैयार है। लड़का पढ़ा लिखा नौकरी में है, 15 दिन बाद ही ब्याह की तिथि है। अब इस बीच में तुम सबसे बड़े आदमी अगर झूठ मूठ उसकी बदनामी करने लगोगे तो क्या होगा? तो सोच लो, मेरी बिटिया पर कलंक लगाओगे तो तुम चाहे जितने बड़े नेता हो, नरक में कीड़े मकोड़ों की तरह जाकर घिसकोगे। अब ज्यादा हमारा मुंह न खुलवाओ। वह जी सन्नाटे में आ गए। गया दिन ने फिर कहा, तुम्हारे ये सांड क्या काम नाम है? वो छूटे रुपन सनीचर फटीचर न जाने मेरी बिटिया के बारे में क्या क्या बात उड़ाते रहते हैं। तुम भी इतने बड़े ज्ञानी होकर इन लौंडे लफंडियों की बात सुनते हो। अब महाराज, ये विनती है कि तुम खुद अपना मुंह बंद कर लो और अपनी इन सांडों को हटक दो। लड़की का किसी प्रकार ब्याह निपट जाए, तब तक के लिए शांत बने रहो। आज तुम्हारा जमाना है, सभी लोग तुम्हारे पांव पर लौट रहे हैं, पर अपने को इतना ना भूल जाओ। भले आदमियों को भी सुपालगंज में रह लेने दो। ये चीज चुपचाप बैठे हुए सुनते रहे। भैंस के उछल कूद को निर्विकार भाव से देखते रहने की बात एक हद होती है। उस हद तक पहुंचकर एक दहाड़ के साथ आसमान तक उछलने का उसका एक नया किंतु असफल प्रयास देखते हुए उठकर खड़े हो गए। चलते चलते बोले, आप अपने निर्णय के अनुसार कन्या का विवाह कर डालें, और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। मेरी बात को भी भूल जाए। मुझे गलत सूचना दी गई, इसका मुझे खेद है, पर गया दिन से बेला के भविष्य के बारे में उन्होंने जो सुना था उस पर उन्हें खेद नहीं था। वे बहुत हल्के और प्रसन्न होकर वापस लौट गए। भैया जी के चले जाने पर यह दिन थोड़ी देर तक उसी तरह बैठे रहे। उनका चेहरा चतुर आदमी जैसा नहीं लगता था, उस पर उलझन और परेशानी थी जो पहली निगाह में देखने से पता चलता। भैंस की गर्मी को लेकर पर इतिहास साक्षी है कि भैंसों ने आज तक मानव जाति को किसी भारी उलझन में नहीं डाला। गया दिन की उलझन भी इसी समय भैंस के कारण ही बेला के भविष्य को लेकर था। उन्होंने भैंस जी से एक अधूरी बात को पूरी बनाकर कह दिया, बेला की शादी अभी तय ही नहीं हुई थी। जो नौजवान सिपालगंज में कुछ दिनों से बच्चे ना पैदा करने से लाभ बताने के लिए आने वाला था, उसी को गए दिन ने दामाद की हैसियत से खरीदने की बात सोची थी। वे उससे मिलने को दूसरे दिन शहर जाकर उसके बाप से मिल आए थे। उसके वहीं पर कपड़े की एक दुकान थी जो पहले अच्छी चलती थी, पर 2 साल से पड़ोस में एक पंजाबी आ गया था जिससे बिगड़ गया था। दुकान एक ऐसी सड़क पर थी जिस पर कुछ दूर आगे लड़कियों का एक कॉलेज और उससे भी कुछ आगे यूनिवर्सिटी थी। कई साल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां छोटे मोटे कपड़ों की खरीदारी नौजवान के बाप की दुकान पर करती थी। ये लड़कियां फैशनेबल थी और बेवकूफ़ थी, और पता ही नहीं क्यों रोज खरीदती रहती। उन्हें कपड़ों की हमेशा कमी थी। इस कारण नौजवान के बाप की दुकान बड़ी धूम से चलती, और इसी उसी की आमदनी से नौजवान ने एमए पास करके बच्चों की रोकथाम वाली नौकरी हासिल कर ली थी, और नौजवान की बहन ने बीए पास करके एक अमीर शौहर हथिया लिया था। पर पंजाबी की दुकान बिल्कुल पड़ोस में खुल जाने से पूरा नक्शा बदल गया, क्योंकि उस दुकान पर एक 22 साल का खूबसूरत लड़का सवेरे से ही बैठ जाता था। लड़कियां अब उधर जाने लगी, और वो उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करता, फिल्मी तारिकाओं के नाम पर डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाता, और वो उन्हें दिखाती। वो खुश रहते। संक्षेप में नौजवान के बाप की हालत अभी बिगड़ रही थी। उसने गया दिन को ये स्थिति काफी विस्तार के साथ समझाई। इसका निष्कर्ष यही था कि लड़का आपका है, जब चाहे ब्याह कर लें, पर आजकल हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए लड़के को मैं सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार नहीं हूं।
लड़कियों को फुसलाकर और उन्हें चोलियाँ बेचकर जो अपनी रोज़ी कमाएगा वो कभी न कभी दुखी ज़रूर होगा। गयादीन ने सोचा। उन्होंने नौजवान के बाप से हमदर्दी दिखाकर बताया वे जब दामाद खरीदने निकले तो अच्छी कीमत भी देने को तैयार है। उसका शादी बिना किसी दिक्कत के तय हो गई। सिर्फ लड़के की कीमत के बारे में बात पक्की नहीं हो पाई। नौजवान के बाप ने पड़ोस में पंजाबी लड़के के आने के दिन से आज तक के घाटे का हिसाब लगाकर गयादीन से 15,000 मांग लिए। गयादीन ने अपनी जाति की सराहना करते हुए बताया कि ये मांग वाजिब ही है, क्योंकि हाथी का लेंड भी 1 क्विंटल का होता है और एक दुकानदार दिवालिया होते हुए भी अपने लड़के की कीमत 15,000 लगा रहा है और मैं लड़के की कीमत 7,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता। इसके बाद उसी तरह होने लगी जैसे कि इस मौके पर करोड़ों बार हुई है। नौजवान के बाप ने कहा 7,000 बहुत कम है, क्योंकि 14 तक कीमत तो पहले ही लग चुकी है। गयादीन ने कहा मैं कीमत देने लायक नहीं हूँ, मैं तो अपनी हैसियत बता रहा हूँ। तब नौजवान के बाप ने कहा कि मैं अब लड़के के चाचा से बात करूंगा, जो कि फला जगह पर असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर है, और मैं लड़के के मामा के चचेरे भाई के साड़ू से बात करूंगा तो शायद हो जाए। फला जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है और जो लड़के को बिल्कुल अपने लड़के की तरह मानता है, और मैं अपने मौसेरे भाई के साले से भी तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। उसने गया दिन को आश्वासन दिया कि इन सब की राय लेकर मैं लड़के की कीमत अंतिम रूप से तुम्हें 10 दिन के भीतर बता दूंगा। मतलब अभी तय नहीं हुआ था। उसने बेला के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया और कहा कि लड़की पढ़ी लिखी तो अच्छा है, और नहीं थी तो और बच्चा, क्योंकि मुझे उससे मास्टरी नहीं करानी। लड़की सुंदर हो तो अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जिस समय वैद्य जी ने गैदीन से अंतर्जातीय विवाह की सुंदरता पर बहस शुरू की थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया यही हुई। वे उठकर भाग लिए और शहर जाकर नौजवान के बाप के हाथ में 15,000 रुपए रख दें। वैद्य जी के यहाँ से टलते हुए शहर जाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर में जब वे मकान के बाहर आए तब उन्हें खन्ना मास्टर, मालवी और रंगनाथ आते दिखे। वे घंटा भर के पहले नहीं टलेंगे। उन्होंने सोचा, फिर ये भी सोचा कि शहर जाने की बस अभी 2 घंटे तक नहीं मिलेगी। खन्ना मास्टर ने कुछ स्थानीय खबरें सुनाकर एक वक्तव्य दिया। देश तो रसातल को जा रहा है। स्वयं नीरस और निराशावादी होते हुए गयादीन को ये मास्टर काफी दिलचस्प जान पड़ते थे, और उनको उनकी हर बात में मूर्खता की बिजली कौरती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने पूछा, ये रसातल है कहाँ? खन्ना मास्टर इतिहास पढ़ाते थे, उन्हें भूगोल का पता था नहीं। वे इस सवाल से उखड़ गए। जवाब में उन्होंने बुजुर्गों से सुनी हुई एक बात कही। कहा बताया जाए, सरक नरक पाताल रसातल सब कुछ हमारे मन में ही है। गयादीन कुछ देर इस दर्शन पर गौर करते हुए फिर बोले, मन ही मन में तो परेशानी है, कैसे? जाने दो देश को रसातल में, किसी का क्या नुकसान। खन्ना मास्टर का उत्साह बुझ गया। बोले, नुकसान पर क्या बहस, मैं तो एक बात कह रहा था। गयादीन ने पुचकारते हुए कहा, सभी लोग जब कुछ कहते हैं ना तो कोई बात ही कहते हैं। ऐसी उड़ी हुई बातें गयादीन कभी नहीं करते थे। खन्ना मास्टर ने चौंक कर गयादीन के मुंह की ओर देखा, पर उदासीनता की चरम सीमा पर पहुंचकर वह दूसरी ओर मुड़ गया। वे नए सिरे से अपने सामने बहस की उछल कूद देखने में लगे। खन्ना मास्टर ने अभी तक उधर ध्यान दिया नहीं। अब उन्होंने भी देखा। वो कूद की ईद गुद उछल कर चक्कर काट रही है और किसी काल्पनिक पाली में खड़ी हुई किसी काल्पनिक भैंस के साथ कबड्डी जैसी खेल रही है। बराबर रामती रही। हिसाब का पनाला बह रहा है और अब चेहरा घुमाकर खन्ना मास्टर के मुआयने के लिए पेश कर रहे हैं। खन्ना मास्टर ने परिवार की आदमी की आत्मीयता दिखाते हुए कहा, भैंस गर्म हो रही है, इसका इंतजाम करवाइए। क्या इंतजाम करें, इलाके के सारे भैंस तो बदिया हो गए हैं। रामजानी घोसी की भैंसे को देखने के लिए आदमी भेज रखा है, 2 घंटे से लौटा ही नहीं। खन्ना मास्टर ने उसकी बात काट कर कहा, एआई करवाइए, एआई। दिक्कत हो तो मुझसे कहिए, मवेशी डॉक्टर मेरा दोस्त है, मेरे फादर और उसके फादर। उनकी भी बात काट कर रंगनाथ ने एआई का अर्थ पूछा। खन्ना मास्टर इस बात पर प्रसन्न हुए कि एक ऐसी बात भी है जो वे जानते हैं पर रंगनाथ नहीं जानता। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इनेसिमेशन। देखो इसे क्या कहते हैं, हिंदी में बड़ी आसानी चीज़ है। जब भैंस गर्म हो रही तो उसे एआई सेंटर पर ले जाइए और उसका एआई करवाइए। रंगनाथ गयादीन की ओर इस आशा से देखने लगे, शायद उधर से एआई का अर्थ समझने में कुछ मदद मिल जाए, पर वे चिंतित दिल से भैंस की ओर देख रहे थे। भैंस ने इस बार खूंटे से कुछ दूर आकर एक ऐसा रॉक एंड रोल दिखाया कि लोग अब भैंस की जगह एल्विस प्रिस्ले को बुलाने पड़े। गयादीन ने कहा, इस भैंस को 2 बार उस सेंटर पर भेज चुका हूँ, पर न जाने कैसी पिचकारी लगाते हैं, गाभिन ही नहीं होती। खन्ना मास्टर बोले, क्या पता नकली और मिलावट का माल वहाँ भी इस्तेमाल होता हो। मैं मवेशी डॉक्टर से बात करूंगा। गयादीन ने सिर हिलाकर इसका विरोध किया। बोली, नहीं, कसूर उस माल का नहीं, मेरी किस्मत का है। 3 भैंसों को पिचकारी लगाई गई तो किसी न किसी एक भैंस पर तो बेकार हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। रंगनाथ उस वार्तालाप से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अर्थ समझ गया था और अकारण झेपने लगा। झेप मिटाने के लिए बातचीत में शामिल हो गया। बोला, आप हमेशा मजबूरी की ही बात करते हैं। गांव में मजबूरी नहीं तो और क्या मिलेगा? क्या दीनी उदासी से कहा। वे हुमस कर धीरे से बैठ गए। चारपाई चरमराई, पर आज उन्होंने उनके साथ कोई मुरवत नहीं की। वे हुमसे हुए बैठे रहे। कांपते हुए बोले, रंगनाथ बाबू, तुम शहर के आदमी ठहरे
और वहाँ हर बात का जवाब होता है। मान लो कोई आदमी मोटर से कुचला जाए तो आदमी अस्पताल में पहुँच जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर बदमाशी करे तो उसकी शिकायत हो जाएगी। शिकायत सुनने वाला चुप बैठा रहे तो 10-5 लफंगे मिलकर जुलूस निकालेंगे। उस पर कोई लाठी चला दे तो जाँच होगा। तो वहाँ हर बात की काट होती है, इसलिए वहाँ मजबूरी की मार नहीं है। और अगर कभी मजबूरी हो जाए तो आदमी के पास उनकी भी काट है। आसानी से वो फांसी लगाकर मर जाता है और दूसरे दिन उसका नाम अखबार में आता है। लोग जान जाते हैं कि फला व्यक्ति मर गया। रघुनाथ के मुंह की ओर देखकर उस पर दया सी दिखाते हुए गैरी ने कहा, मैं शहर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। नौजवानी के दिनों में मैं कलकत्ते में रह चुका हूँ। खन्ना मास्टर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर गैदी ने टोकर कहा, और ये है गाँव। पता है, कोई मोटर से कुचल जाए तो मोटर वाला रफूचक्कर हो जाएगा। कुचला हुआ आदमी कुत्ते की तरह पड़ा रहेगा। अगर कोई अस्पताल गया तो 2-4 दिन में मरते मरते पहुंच जाएगा। और अस्पताल में अगर कोई डॉक्टर हुआ भी तो पानी की बोतल पकड़ा कर कहेगा, लो भाई राम नाम का लेकर पी जाओ। राम का नाम लेकर पी लो, क्योंकि उनके पास देने के लिए दवा है ही नहीं। होगी भी तो चुरा कर बेचने के लिए पहले ही निकाल लेंगे। तभी तो कहा कि शहर में हर दिक्कत के आगे एक राह है और देहात में हर राह के आगे एक दिक्कत है। रंगनाथ ने कहा, सच में शहर में तो बड़ी दिक्कत है, पर वह सब सुनाने से क्या फायदा। एक आदमी नंगे बदन अपने को आदमी साबित करने वाले स्थान को एक अंगोछे से ढके हुए आया और खबर लाया कि वो रामजनी है ना, वो रामजानी घासी घोसी 2 रुपए पर अपने भैंस को लगाने के लिए तैयार है। गयादी ने सांस खींचकर कहा, अपना अपना जमाना है। अपना सिर हिलाकर उन्होंने उस आदमी की ओर इशारा किया। इशारा पाते उस आदमी ने भैंस को खूंटे से छुड़ा लिया। देखते देखते भैंस की आवाज रेडियो नाटकों की शैली में फेड आउट हो गई। वो नंगा आदमी भैंस और अपने अंगोछे के साथ दृश्य से बाहर निकल गया। भैंस के जाते ही वातावरण की गर्मी खत्म हो गई। गयादीन जो उसकी चीख पुकार के कारण जोर से बोलने लगा था, अपनी सहज मुद्रा शैली में आ गया। बोले, बात कुछ फुहड़ है, पर ये भैंस गाभिन हो जाए इत्मीनान हो। रमजानी तो 2 रुपए लेकर भैंसा खोलने को तैयार हो गया, पर भैंसा ही कहीं इनकार न कर दे कहकर वो मुस्कुराया। ये घटना थी सुपालगंज में। किसी ने आज तक उन्हें मुस्कुराता हुआ गयादीन को देखा नहीं। रंगनाथ समझ गए कि ये मुस्कुराहट रो ना पाने की मजबूरी से पैदा हुई है। अचानक खन्ना मास्टर ने पूछा, बेला की कैसी तबीयत है? सुना इधर कुछ बीमार है। मालवी ने उसे घूर कर देखा। रंगनाथ ने भी सोचा, ये मास्टर लोग ऐसे ही होते हैं, दर्जे से निकलते ही कोई ना कोई बेवकूफ़ी की बात छेड़ देते हैं। गया दिन पर इस सवाल की कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई। वे सिर्फ खन्ना मास्टर की तरफ चुपचाप 1 मिनट तक सीधी सादी रूप में देखते रहे। खन्ना की समझ में नहीं आया कि इस पर 1 मिनट के युग के बाद वे क्या तरफ देखे। फिर गयादी ने पूछा, अपनी तबीयत का हाल बताओ मास्टर साहब, तुम्हारे 107 वाले मुकदमे में हुआ क्या? वही तो आपको बताने आया था। गयादी ने उन्हें याद दिलाई। पर आप तो रसातल की बात बता रहे थे। खन्ना मास्टर अचानक दीन बन गए। बोले, अब हम लोगों को आप ही बचाइए, दोनों ओर से मुसीबत है। प्रिंसिपल यहाँ पिटवाने पर आमादा है। वहाँ इजलास में डिप्टी साहब पूरा मुकदमा सुनने के पहले ही नाराज हो गए हैं। गियादी ने रंगनाथ की ओर देखा, कुछ कहा नहीं। मालवी ने समझाया, रंगनाथ जी इस मामले में हमारे साथ हैं। इनके सामने पूरी बात हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीवी गुटबंद होने के बावजूद गुटबंदी का खुला इल्जाज रखते हैं। वो तिलमिला उठते हैं। इसलिए रंगनाथ ने सिर हिलाकर कहा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। इनके साथ इस मामले में जाती हो रही, इसलिए मुझे इनसे हमदर्दी है। गियादी ने कहा, तब क्यों कहते हो कि तुम किसी के साथ नहीं हो? मालवी ने अपनी बात जारी रखी। यहाँ प्रिंसिपल साहब ने छोटे पहलवान को भड़का दिया है। परसों रात चलते ही उसने मुझसे कहा कि मास्टर साहब, अभी कुछ हुआ नहीं, चुपचाप से गोपालगंज छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे घर वालों को दुख होगा। इस तरह की सलाह और लोग भी दे चुके हैं। शायद प्रिंसिपल हम लोगों को पिटवाना चाहता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। करोगे क्या? चुपचाप मार खा लो। मास्टर होकर मार खाने से कहाँ तक डरोगे? गयादीन जमीन पर निगाह गड़ाकर धीरे से बोला। खन्ना मास्टर को जोश आ गया। कहने लगे, हम चुपचाप मार खाने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गयादीन बोले, कुछ नहीं बोलो। खन्ना मास्टर ने फिर कहा, कोई नवाबी के दिन नहीं है कि जो जिसको चाहे मार ले। अरे दिन उससे भी बुरे हैं, गयादीन ने कहा। मैं तो 4-6 साल से यही देख रहा हूँ। वहाँ रंगापुर में हेडमास्टर का खून हो गया था। हुआ था कि नहीं? क्या हुआ? मारने वाला आज भी बल्लम लिए मूछ पर ताने ताने घूम रहा है। उन्होंने सिर हिलाकर सांत्वना सी देते हुए समझाया, नहीं मास्टर साहब, तुम कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। प्रिंसिपल साहब और वैद महाराज के पास बहुत बड़ी ताकत है, चौपट हो जाओगे। इम्तहान के दिन में हर साल न जाने कितने मास्टर लड़कों के हाथ पीटते हैं, तो क्या कर लेते हैं? खोपड़ी सहलाते हुए धीरे धीरे घर चले जाते हैं और बीवी से मांगकर एक गिलास पानी पी लेते हैं। कुछ थाने पर रिपोर्ट लिखा देते हैं, फिर दोबारा पिटते हैं। उन्होंने ढाढ़स बताते हुए कहा, अब तो यही हो रहा है। मास्टर होकर अब मारपीट से घबराना नहीं चाहिए। खन्ना मास्टर ठंडे हो गए। बोले, तो क्या करूं? उन्होंने कहा, उन्हीं का कहना मान लो, या तो 107 के मुकदमे में सुलह कर लो या सिपाहीगंज छोड़कर भाग जाओ। यही तो रोना है।
खन्ना मास्टर ने रोने की कोशिश की। प्रिंसिपल के पास सुलह का सुझाव भिजवाया। वे कहते हैं कि सुलह भी इसी शर्त पर होगी कि गोपालगंज छोड़कर चले जाओ। हर हालात में यहाँ से जाने को कहते हैं। बताइए इसके बाद मैं क्या करूँ? गया सोचने लगे। काफी देर सोचकर और मत्ती की झुर्रियों को भीतर समेट कर ये साबित करते हुए कि वे सोचने का काम खत्म कर चुके हैं, उन्होंने कहा, इसके बाद क्या करोगे मास्टर साहब? देश का नक्शा सामने फैलाकर देखना शुरू कर दो। शायद उसमें शिवपालगंज के आगे भी कोई जगह मिल ही जाए। थोड़ी देर वे लोग जो गुमसुम बैठे रहे कि जैसे गीली मिट्टी में कोई केचुआ अपने को तोड़ मरोड़ कर लकीरें बना बिगाड़ लेता है। और खन्ना मास्टर मुकदमे की पिछली पेशी का विवरण देते हुए विस्तार से सुनाने लगे। दफा 107 के मुकदमे में पहले फारीक वे लोग जिनके झगड़ालू स्वभाव के बारे में पुलिस ने भविष्यवाणी की थी। खन्ना मास्टर मालवीय और उनके साथ के 3 नौसिखिए मास्टर थे, जो प्रिंसिपल के गुट में न होने के कारण उनके खिलाफ मान लिए गए थे। दूसरे फरीक में वे थे जिनके बारे में खन्ना मास्टर ने मजिस्ट्रेट के सामने भविष्यवाणी की थी। उन्हें उनसे अपनी जान माल का खतरा था। एक वकील ने मजाक में ये भी कहा कि मास्टर के पास माल कहाँ होता है और मास्टर की जान की कीमत है ही क्या। पर मजिस्ट्रेट ने उस पर ध्यान दिए बिना दूसरे फरीक के खिलाफ भी समन निकाल लिया था। इसी दूसरे पक्ष में प्रिंसिपल साहब के अलावा उनके 2 भतीजे और 2 भांजे थे, जो कॉलेज में पिछले 3 साल से मास्टरी कर रहे थे। पर लोग जिन्हें मास्टर मानने से इनकार करके प्रिंसिपल के भतीजे और भांजे के रूप में ही देखने के आदी हो गए थे। मुकदमे में खन्ना मास्टर को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहले पक्ष की ओर से पुलिस विभाग के सभी अन्वेषक, इतिहासकार और सृजक कलाकार लगभग ये प्रमाणित कर ले गए थे कि खन्ना मास्टर और उनके साथी झगड़ा करने वाले हैं। उधर भी खुद प्रिंसिपल के खिलाफ शिवपालगंज में उचित प्रमाण न मिल सकने के कारण किसी बढ़िया इतिहास का सृजन नहीं कर पा रहे थे। अतः एक दिन जब खन्ना मास्टर का वकील तथ्यों की कमी और तर्क की जाति के सहारे प्रिंसिपल के विरुद्ध एक जोरदार बहस कर रहा था, तो इजलास ने सिर घुमाकर खन्ना मास्टर को कड़ी निगाह से देखा और पूछा, आप लोग अध्यापक हैं? जी हाँ। आपको शर्म नहीं आती? उन्हें अध्यापक होने के कारण शर्म तो हमेशा ही घर रहती। पर मालवीय जी इस समय ये मानने में ही चके। बोले, अध्यापक होने में शर्म की क्या बात है? श्रीमान, अध्यापक होकर भी आप लोग लोफरों की तरह लड़ते हैं। ये 107 का मुकदमा चलने की नौबत आ गई। आप लोगों को इसमें शर्म नहीं आती? मालवीय को इसका जवाब खोजने कहीं दूर नहीं जाना था। लड़ना किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, भूतपूर्व जमींदारों आदि की बपौती नहीं है। वो तो प्राणी मात्र का सहज गुण है। और ये लड़ने की योग्यता इस पेशे या पेशे पर निर्भर थोड़ी है। अगर तुम लड़ने का नतीजा झेलने को तैयार हो तो तुम्हारी लड़ने की योग्यता पर बहस नहीं हो सकती। मालवीय की कह सकते थे, श्रीमान, संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था थोड़ी है कि अध्यापकों को लड़ने पर रोक लगा दी गई है और दूसरे वर्ग की खुली छूट दे दी गई हो। मालवीय ने कुछ ऐसी ही बातें कहनी चाहिए, पर उन्हें अनुभव हुआ कि झिझक के मारे उनकी जबान तालू पर चिपक गई। उन्होंने दांत निकाल कर इजलास की डांट का स्वागत किया। इजलास ने बेरुखी के साथ अपनी बात दोहराते हुए अब अंतिम निर्णय दिया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। खन्ना के वकील ने इजलास से कहा, श्रीमन, यही बात दूसरे फरीक से भी होनी चाहिए। इजलास गुस्से में थी, घुरा कर थी, अंग्रेजी में बोली, जरूर कह दी जाएगी, पर इन लोगों से मेरा कहना है, इन्हें अध्यापक होकर इस तरह का मुकदमा लड़ते हुए शर्म नहीं आती। मुझे तो ये मुकदमा सुनते हुए शर्म महसूस होता है। मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों पर इसका क्या असर होगा। प्रिंसिपल साहब के वकील ने कहा, श्रीमन, यदि विरोधी पक्ष के मास्टरों को कसकर सजा दे दी जाए तो विद्यार्थियों पर इसका असर अच्छा ही होगा, क्योंकि वे जान जाएंगे कि गुंडागर्दी का नतीजा खराब होता है। पर इजलास अपनी ही तर्क श्रृंखला में उलझ गई थी। उसे अचानक शर्म ने घेर लिया। अतः सब कुछ पीछे छोड़कर सारी बहस सन पर आ गई और पलटकर अध्यापक कितना सम्मानित प्राणी हुआ करता था, उस दिशा में उलट गई। फिर एक से दूसरी चीज पर जाते हुए अध्यापकों में निष्ठा की कमी, संयमहीनता, देश का भविष्य आदि उन निराशावादी स्थितियों पर चली गई, जिनका हवाला देकर साबित किया जाता है कि अध्यापकों को त्याग करना चाहिए और सब लोगों का काम आदर्शों को गिराना और अध्यापक का काम आदर्शों को उठाना है। ये समझकर थोड़ी तनख्वाह और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें गांधी और नेहरू जैसे व्यक्तियों को सृजन करना चाहिए। इजलास जोश में थी। बचपन में अध्यापकों ने उसे हमेशा निम्न कोटि के विद्यार्थियों में शुमार किया था और उसे आज इन अध्यापकों को निम्न कोटि का आदमी साबित करने का मौका मिल गया था। इसलिए इन महत्वपूर्ण विषयों पर तर्क हो या ना हो, बड़े जोश के साथ वो उसी तरह बोलती रही जैसे लोग इजलास से बाहर बोलते हैं। दुनिया भर के सिद्धांतों के रोजमार्ग पर चलकर इजलास का फैसला आखिर में फिर उसी सुरंग से बाहर निकला कि इन अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए। खन्ना मास्टर को नहीं, पर उनके वकील को अंत में कहना पड़ा कि मैं सिद्धांत रूप में स्वीकार करता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, पर दोनों पक्षों को बराबर बराबर। तब इजलास ने प्रिंसिपल को लताड़ना शुरू किया। उसका आशय ये था कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह इस तरह से प्रिंसिपल ही कर रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो इस तरह के मास्टरों को एक दिन के लिए मैं कॉलेज में बर्दाश्त नहीं करता। मास्टरों में झगड़ा हो तो थाना कचहरी से क्या मतलब? अरे होशियार प्रिंसिपल होता तो इस तरह के तत्वों को पहले नहीं निपटा लेता। अब प्रिंसिपल साहब के वकील को भी कहना पड़ा कि मैं सिद्धांत रूप में स्वीकार करता हूँ कि मास्टरों के साथ प्रिंसिपल साहब कमजोरी से पेश आए और उनके विरुद्ध उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई की ही नहीं, और ऐसा करना और ना करने के कारण प्रिंसिपल को शर्म आनी चाहिए।
इस बिंदु पर पहुंचकर इजलास ने खन्ना मास्टर से कहा कि ये तमाशा बहुत हो चुका, अब यहाँ झगड़ा खत्म होना चाहिए, या तो आपस में सुलह कर लो या कॉलेज छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो ऐसे मुकदमों में मुझे फैसला लिखना ही पड़ेगा। इस पर दरोगा जी ने इजलास की दयालुता पर एक संक्षिप्त भाषण देते हुए कहा, हुजूर फैसला न लिखे, नहीं तो गजब हो जाएगा। जो भी हो, ये बेचारे मास्टर लोग हैं, बहकावे में आ गए। आपने फैसला लिख दिया तो घपले में पड़ जाएंगे। आपने इतनी ताकीद कर दी ना, ये बहुत है। इन्हें काफी समझा दिया गया है, समझ गए होंगे। मुझे विश्वास है कि सुलह हो जाएगी। इन्हें एक पैसे का मौका दे दिया जाए, तब तक सब ठीक हो ही जाएगा। हुजूर को फैसला न लिखना पड़े। रंगनाथ ने कहा, तो इसका क्या मतलब है? खन्ना मास्टर बोले, मतलब यह है कि पेशी से लौटते ही प्रिंसिपल साहब ने मास्टर मोतीराम को हमारे पीछे लगा दिया। अब तक वे चुपचाप साइंस पढ़ाते थे और आटा चक्की का काम करते थे। अब परसों से वे यही समझा रहे हैं कि मास्टरी के मुकाबले आटा चक्की खोल देने में ज्यादा मुनाफा है। मुनाफे की बात करते हुए लकड़ी चीरने वाला आरा मशीन का भी जिक्र करें। कल शाम उन्होंने मालवीय जी को पान की दुकान चलाने का फायदा भी समझा दिया। अब बताइए इसका क्या जवाब है? गयादी ने जमाई लेकर कहा, सुलह कर लो। पर इसका मतलब? वो तो तुम बता चुके हो मास्टर साहब। सुलह शिवपालगंज छोड़ देने से ही तो होगा। दिन रात की खिचखिच से क्या फायदा, बेकार ही तो हो जाओगे। बेकारी उतनी बुरी चीज नहीं है, बेकार तो करोड़ों लोग हैं, असल चीज खिचखिच है, इससे दूर रहना चाहिए। रंगनाथ को अब तक शिवपालगंज में रहते हुए 6 महीने तो हो ही गए थे। उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई थी, जबान खराब हो गई थी, सही मौके पर चुप हो जाने और गलत जगह पर जूस दिखाने की आदत बढ़ने लगी थी। इस झगड़े में वो कहीं नहीं है। ये मजबूरी उसके मन में हीनता बोध पैदा कर रहा था। परिस्थिति के खिलाफ उसके मन में स्वाभाविक रोष भी पैदा हो गया था, पर वह हर हिंदुस्तानी के रोज की तरह बहस मुआवजे के रास्ते निकल जाता था और बचा कुचा अच्छे खान पीन से दब जाता था। पर आज इस हीनता की अनुभूति और रोष के भाव ने मिलकर उसे न जाने कैसा बना दिया। उसने रपटना शुरू किया। उसने बात डपट से शुरू की और डपट पर ही छोड़ी। जो भी हो, उसकी बात का अर्थ यही निकला कि इस परिस्थिति का डटकर विरोध होना चाहिए। खन्ना मास्टर को पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्याय से समझौता नहीं करना चाहिए। कहते कहते रंगनाथ को ऐसा लगा कि वो अंग्रेजी पढ़े लिखे देसी आदमी की तरह टूटी फूटी जबान में कोई धार्मिक ग्रंथ बाँच रहा है, और फिर चुपचाप हो गया। मास्टर ने कहा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रंगनाथ ने कहा, और आप गयादीन? जवाब में गयादीन ने रुक रुक कर एक किस्सा सुनाया। हमारे इलाके में बहुत दिन हुए एक माता प्रसाद हुए थे। ये इस इलाके के पहले नेता थे। लोग उनकी बातें बड़े प्रेम से मानते। वे जरूरत पड़ने पर जेल भी जाते, तब लोग उनको याद भी करते बड़े प्रेम से। जब वे जेल से वापस आते तो लोग ज्यादातर उनसे इसी तरह की बातें भी करते कि जोश में आकर वे फिर जेल जाए। एक बार वे कई साल तक बिना जेल गए हुए रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उनके व्याख्यानों से उबने लगे। ये जमींदारी, विनाश, स्त्री शिक्षा, विदेशी चीजें और शराब की दुकान का बहिष्कार, इन विषयों पर उनके व्याख्यान लोगों को इस तरह याद हो गए कि वे जब बोलने खड़े होते तो स्कूली लड़के उनके कुछ कहने से पहले उनके व्याख्यान के टुकड़े कर देते। उनके कहने के लिए वो बचता ही नहीं। जब जनता मांगने के लिए जाते तो लोग समझते कि वो भीख मांग रहे हैं। वे जब भारत माता की जय बोलते तो लोगों को लगता कि वो अपने खानदान का प्रचार कर रहे हैं। और वे जब जमींदारी विनाश की बात करते तो लोग जान जाते कि वो बिना लगान दिए हुए साल पार कर जाते। मतलब ये है कि माता प्रसाद की लीडरी इस इलाके में 5 साल तो चली। बाद में उन्हें लगा कि कुछ जम ही नहीं रहा है। तब मुझे ये समझना पड़ा कि भैया माता प्रसाद, लीडर में जो गुण होना चाहिए वो तुम्हें है ही नहीं। चाहिए ये कि लीडर तो जनता की नस नस की बात जानता हो, पर जनता लीडर के बारे में कुछ भी ना जाने। यहाँ तो सब उल्टा है। तुम खुद तो जनता का हाल जानते नहीं, पर जनता तुम्हारी नस नस जानती है। इसलिए ये इलाका लीडरी में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम या तो यहाँ से किसी दूसरे इलाके में चले जाओ, या कुछ दिनों के लिए जेल चले जाओ। माता प्रसाद मेरी राय मानकर जेल चले गए। उसी के साल भर बाद किसी दूसरी जेल से तुम्हारा नाम वैद्य यहाँ आया। यानी तुम्हारे मामा वैद्य यहाँ आ गए किसी दूसरे जेल से। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। लोग सिर्फ इतना जानते थे, उनकी काली काली मूछें, मजबूत देह और उनकी वीर पुरुष की देवताओं का दावा का धाक है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, यहाँ एक मिडिल स्कूल खुलाया, अपना आयुर्वेदिक कारखाना दवाखाना खोला, और जब तक लोग जान पाए कि वो किसके कौन है, वे यहाँ के नेता हो गए। ये गांव की जमींदारी भी उन्होंने रेहन में रख ली। कोऑपरेटिव में कर्जा देश से मिलने के कारण किसी की तकलीफ ना हो, इसलिए साथ साथ अपना रुपया भी कर्ज पर चलाना शुरू कर दिया। उधर वो माता प्रसाद जेल में पड़े रहे और इधर ये लड़ाई में सिपाहियों की भर्ती कराने लगे। शहर की अमन सभाओं में जाने लगे। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने जमींदारी के विरोध में रेहन वाले गांव बिकवा दिए और रुपया लेकर भूतपूर्व जमींदार कहलाने से बच गए। उधर माता प्रसाद जेल से निकलकर सरकारी पेंशन लेकर शहर में अपना पेट पालने में लगे। इधर बाबू रंगनाथ, तुम्हारे मामा, के लिए डील पूरा इलाका बन गए। बाबू रंगनाथ, लीची ऐसी चीज है, ऐसी बीज होती है जो अपने घर से दूर की जमीन में ही पनपता है। इसलिए मैं यहाँ लीडरी नहीं कर सकता। लोग मुझे बहुत ज्यादा जानते हैं, उनमें मेरी लीडरी नहीं चल पाएगी। कुछ बोलूंगा तो कहेंगे, देखो गया दिन लीडर कर रहा है, लीडरी बन रहा है। और इस खन्ना मास्टर के लिए तो मैं वैसे भी लीडरी नहीं करूंगा। जिनके कुछ समझ में आता ही नहीं है, उनके लिए मैं कहाँ तक वकालत करूँ।
लौंडों की दोस्ती जी का जंजाल। रंगनाथ ने उनका व्याख्यान शांतिपूर्वक सुन लिया। कहा, पर गयादीन जी, मामा को आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप ही उन पर कुछ असर डाल सकते हैं। आपको खन्ना की कुछ मदद तो करनी ही चाहिए। गयादीन ने सोचा, ये लोग कितने बेशर्म है। मैंने से इन्हें समझा रहा हूँ कि मेरे सहारे ना रहो, खींच कर चले आते हैं, फिर दौड़ते हुए उधर ही आते हैं। इजलास ने सही कहा था, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा, खन्ना मास्टर की मदद मैं तो नहीं करूँगा, पर तुम कर सकते हो। अपने मामा के खिलाफ तुम अब बोलने ही लगे हो, झिझक दूर हो जाएगी। तुम बाहर के रहने वाले भी हो, यहाँ वाले तुम्हारी असलियत जानते भी नहीं, और जैसे ये खन्ना मास्टर है वैसे ही तुम हो, और तुम्हें लेटी करनी है तो करके दिखाओ। रंगनाथ ने तहस में आकर कहा, तो यही होगा, आप कहते हैं तो करूँगा। लंडों की दोस्ती जी का जंजाल, उन्होंने कहा, पर अपने मन में ही कहकर रह गए। बिना दिलचस्पी के उन लोगों तेजी से उठकर जाना देखते रहे। मतलब वो लोग जब जाने लगे तो देखते रहे। उन्हें याद आया कि शहर जाने के लिए बस का टाइम भी हो गया, और 15,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है, पर बेला के लिए उसकी कोई कीमत नहीं। मैं अभी तक वापस आई नहीं, और अब गांव में रहना बड़ी जलालत का काम हो गया है, तो इनको एक बार चढ़ा दिए। और ये था कि अब इनको शहर में जाकर रिश्ता भी पक्का करना था, क्योंकि गए जी को पहले ही कह दिया था कि 10 दिन बाद शादी है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। वैसे शिवपाल गंज की राजनीति बहुत हंसने वाली है।